ये कहानी एक शार्प शूटर ड्रासा से शुरू होती है, जो अपने स्नाइपर राइफल के साथ काफी समय से अपने टारगेट का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसका टारगेट सामने आया, उसने एक ही गोली में उसे मार गिराया। बाद में वो उसी बुलेट शेल को अपने पास संभाल लेती है। इसके बाद सीन बदलता है और कहानी ली वाई की ओर शिफ्ट हो जाती है। ली वाई भी एक शार्प शूटर है और पहले सेना में एक सोल्जर रह चुका है। इस समय उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया जाता है। मिस बार्थो, जो इस मिशन की प्रभारी है, ली वाई की रिपोर्ट चेक कर रही होती है। वो उसकी क्षमताओं से काफी प्रभावित नजर आती है, क्योंकि ली वाई ने अब तक 200 से ज्यादा टारगेट्स को स्नाइपर से मार गिराया था। उसका निशाना बेहद सटीक था। मिस बार्थो उससे कुछ बातें करती है और फिर उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती है। दूसरी ओर कहानी दोबारा ड्रासा पर शिफ्ट होती है। वो रूस में अपने पिता से मिलने आई है। ड्रासा एक बाउंटी हंटर है जो पैसे के लिए लोगों को मारती है, लेकिन बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। हर साल वो उन बुलेट शेल्स को अपने पिता को लाकर देती है, जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था, ताकि उसका दुख कुछ हल्का हो सके। लेकिन अब उसके पिता इन सबसे थक चुके थे। वो अपनी बेटी से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फरवरी तक मेरी मौत नहीं आई तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो या ना हो, बस एक बार मुझे गुड बाय कह देना। ये सुनकर ड्रासा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन फिर से ली वाई की ओर शिफ्ट होता है। उसे एक हेलीकॉप्टर से रूस और अमेरिका की सीमा पर स्थित एक फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। वहां उसे 1 साल तक रहना था, पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटकर। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के बाद उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3 दिन का सफर तय करना पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात वहां तैनात अपने सीनियर से होती है, जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और जो अब 1 साल बाद अपने घर लौट रहा था। सीनियर ली वाई से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम इस साल पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर रहा हूं। फिर वो ली वाई को वहां के नियम समझाने लगता है। वो बताता है, तुम्हें इस टावर में ड्यूटी करनी है। ये ईस्ट टावर है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इस नदी के पार जो टावर दिख रहा है वो वेस्ट टावर है जो रूस का है। ये दोनों देशों की सीमाएं हैं। तुम्हारी ड्यूटी यहाँ 1 साल तक बिना किसी से बातचीत किए करनी होगी। तुम्हें हर थोड़े समय बाद मशीन गन में बुलेट डालनी होगी। अगर किसी ट्रैकिंग डिवाइस में खराबी आ जाए तो उसे ठीक करना होगा, और अगर नीचे से किसी तरह का सायरन बजने की आवाज आए तो जितनी तेज हो सके भाग जाना। इतना तेज कि 4 किलोमीटर का रास्ता एक सांस में पार कर लो। ली वाई ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्यों करना होगा? सीनियर जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता। मेरे सीनियर ने मुझे यही निर्देश दिए थे, उनके सीनियर ने उन्हें यही बताया था, और अब मैं तुम्हें यही बता रहा हूं। ली वाई के दिमाग में सवाल उठते हैं कि आखिर इस जगह पर इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है। सीनियर ये कहकर उठता है और एक बम उठाकर नीचे फेंक देता है। बम के फटते ही बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जैसे वहां कोई खतरनाक क्रिएचर छिपे हुए हों। सीनियर ली वाई को बताता है, ईस्ट और वेस्ट टावर के बीच जो ये इलाका है, इसे द गॉर्ज कहा जाता है। यहाँ कोई नहीं जाता और ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ भयानक क्रिएचर रहते हैं। हमारा काम इन्हें ऊपर की दुनिया में आने से रोकना है। अगर कभी ये ऊपर आने की कोशिश करें तो तुम्हें मशीन गन से इनका सफाया करना होगा। ईस्ट और वेस्ट टावर का बस यही काम है। ये सब समझाने के बाद सीनियर वहां से निकलने लगता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर के अंदर उसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर काम करने का अनुभव कैसा रहा, उसने क्या देखा वगैरह। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और ली वाई की नजरों से दूर पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने सीनियर की रस्सी काट दी। वो सीधा द गॉर्ज में गिर जाता है। इसका साफ मतलब था कि जो भी यहाँ ड्यूटी करता था वो कभी वापस नहीं जाता था। किसी को भी इस जगह के बारे में बताने की इजाजत नहीं थी। यानी अब ली वाई भी यहां से बचकर नहीं जा सकेगा और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सीन कट होता है और अगला दिन दिखाया जाता है। ली वाई अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। वो मशीन गन में खत्म हो चुकी गोलियां रीलोड करता है, कुछ सिस्टम चेक करता है और ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक करता है। इसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर को सारी डिटेल्स भेजता है और इलाके की बाकी चीजों की जांच करने लगता है। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं। एक दिन उसे वेस्ट टावर से मशीनों के चलने की आवाजें सुनाई देती है। उसे लगा कि चेक करना चाहिए, तो उसने दूरबीन उठाई। जब उसने देखा तो वहां एक लड़की थी और हम जानते हैं कि वो ड्रासा थी। ड्रासा को भी वेस्ट टावर पर उसी तरह की ड्यूटी दी गई थी जैसी ली वाई की थी। उसका काम भी वही था, सरहद की रखवाली करना और द गॉर्ज से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे,
फिर भी उनके पास आपस में संपर्क करने के तरीके थे, लेकिन दोनों ही ये सोचते हुए महीनों निकाल देते हैं कि क्या उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। एक दिन ड्रासा अपने जन्मदिन पर अकेली बैठी होती है। उसे कुछ खास मजेदार नहीं लग रहा था, तो उसने गोलियां चलाकर लीवाई का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर उसने एक बोर्ड पर लिखकर लीवाई से उसका नाम पूछा। ड्रासा को यह अजीब लगता है। वो फिर से बोर्ड पर लिखती है, आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं जो चाहूं वो करूंगी। मैं अभी डांस करने जा रही हूं, तुम बस मुझे देखो और बताओ कि तुम्हारा फेवरेट डांस मूव कौन सा है। लीवाई बेचारा घबरा जाता है। मुझे डांस करना नहीं आता, वो लिखकर जवाब देता है। ड्रासा फिर बोर्ड पर लिखती है, अच्छा तो फिर तुम्हें क्या आता है? लीवाई जवाब देता है, मुझे बस शूटिंग आती है। ड्रासा को इस बात में दिलचस्पी आ जाती है। वो टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जाकर एक बोतल रखती है और लीवाई से कहती है, अगर तुम सच में अच्छे शूटर हो तो इसे शूट करके दिखाओ। लीवाई तुरंत अपनी स्नाइपर उठाता है और एक ही गोली में बोतल फोड़ देता है। ड्रासा ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि लीवाई सच में एक बेहतरीन स्नाइपर है। ड्रासा भी अपनी स्किल्स दिखाने के लिए लीवाई के रूम में रखी एक बोतल शूट करके तोड़ देती है। वो लीवाई का रिएक्शन देखने के लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन तभी उसकी नजर टॉवर के ऊपर जाती है और वो अचानक हैरान रह जाती है। टॉवर पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स चढ़ रहे थे। ड्रासा ने बिना समय गवाए तुरंत शूटिंग शुरू कर दी और उन खतरनाक जीवों को मार गिराया। लीवाई को पहले समझ ही नहीं आया कि ड्रासा इतनी तेजी से शूटिंग क्यों कर रही है, लेकिन जब उसने नीचे से उन क्रिएचर्स को टॉवर पर चढ़ते देखा तो वो भी तुरंत अपनी पोजीशन लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। दोनों मिलकर क्रिएचर्स को खत्म करते हैं, लेकिन ड्रासा सिर्फ लीवाई के टॉवर पर ध्यान दे रही थी। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि एक मॉन्स्टर उसके अपने टॉवर पर भी चढ़ चुका था। वो बिल्कुल उसके करीब आ चुका था और हमला करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त लीवाई ने उसे देख लिया और तुरंत शूट कर दिया। गोली सीधे मॉन्स्टर के सिर में लगी और वो नीचे गिर गया। क्रिएचर्स को खत्म करते करते सुबह हो जाती है। ड्रासा मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन जन्मदिन था। लीवाई उसकी बात सुनकर हंसता है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। वे मशीन गन की सारी खत्म हो चुकी गोलियां फिर से रीलोड करने लगते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और अब काफी समय बीत चुका था। इस दौरान ड्रासा और लीवाई की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। वे भले ही दूर थे, लेकिन फिर भी बहुत समय साथ बिताते थे। वे दूरबीन के जरिए एक दूसरे के साथ चेस खेलते, ड्रम बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते और कभी कभी दूर से ही बातचीत भी कर लेते। फाइनली 14 फरवरी का दिन आ जाता है, वही दिन जब ड्रासा के पिता ने खुदकुशी करने का फैसला किया था। यह दिन ड्रासा के लिए बहुत कठिन था। उसने बोर्ड पर एक मैसेज लिखकर लीवाई को बताया, आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश तुम मेरे पास होते। लीवाई ये पढ़ते ही कुछ सोचने लगता है। वो अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और तार के जरिए वेस्ट टॉवर तक जाने का प्लान बनाता है। वो एक छोटे से रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वेस्ट टॉवर की तरफ फेंकता है, जिसे ड्रासा पकड़कर अच्छी तरह बांध देती है। जाने से पहले लीवाई बोर्ड पर लिखता है, कैसा रहेगा अगर आज हम दोनों डिनर साथ करें। ड्रासा ये पढ़कर खुश हो जाती है। लीवाई अपनी रस्सी के सहारे वेस्ट टॉवर की तरफ सफर शुरू करता है। आधी दूरी तक तो ग्रेविटी की वजह से आसानी से चला गया, लेकिन आगे का सफर उसे लटकलटक कर तय करना पड़ा। यह सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो वेस्ट टॉवर तक पहुंच ही जाता है। ड्रासा ने उसे वेलकम करने के लिए फूल लेकर खड़ी थी, लेकिन लीवाई की हालत बहुत खराब थी। वो थककर चूर हो चुका था और उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। डिनर के दौरान ड्रासा आखिरकार लीवाई को बताती है कि आज का दिन उसके लिए इतना मुश्किल क्यों था। मेरे डैड ने आज के दिन सुसाइड कर लिया होगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। लीवाई ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है। फिर ड्रासा का ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है। मेरे डैड, मेरे ग्रैंडपा, हमारी पूरी फैमिली ही सोल्जर रही है। बातें करते करते दोनों डांस करने लगते हैं और ये रात दोनों के लिए बेहद खास बन जाती है। लीवाई ने पूरी रात वही गुजारी। सुबह होते ही लीवाई वापस अपने टॉवर जाने के लिए रस्सी से लटकता है, लेकिन तभी गलती से उसकी रस्सी टॉवर में लगे एक माइन से टकरा जाती है। बड़ा धमाका होता है और रस्सी टूट जाती है। लीवाई सीधा द गॉर्ज में गिर जाता है। ड्रासा ये देख चौंक जाती है। लीवाई की जान बचाने के लिए वो तुरंत कुछ पैराशूट्स और गन लेकर द गॉर्ज में जंप कर देती है। नीचे पानी भरा हुआ था, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं था। ये पानी अंदर से अजीबोगरीब पीली रोशनी छोड़ रहा था। हर जगह खतरनाक चीजें दिखाई दे रही थी। लीवाई इस समय एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ था
और तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर जिसके कई पैर थे उस पर हमला करने के लिए आता है। लिवाय अपनी गन से शूट करके उस क्रिएचर को मार देता है, लेकिन इसी दौरान वो शाख भी टूट जाती है जिससे वो लटका हुआ था। वो नीचे गिरकर एक और अजीब जीव पर आ गिरता है जो तुरंत अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से निगल पाता, ड्रासा ठीक वक्त पर पहुंचकर उस क्रिएचर के टेंटकल्स पर गोली चला देती है और लिवाय को बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों राहत महसूस कर पाते, कुछ और अजीब जीव घोड़े जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स पर सवार होकर उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स पूरी तरह से हाइब्रिड लग रहे थे। उनके शरीर में 2-3 अलग अलग जीवों के डीएनए मिले हुए थे। घोड़ों के शरीर से टेंटकल्स निकल रहे थे और उन पर बैठे हुए इंसानों जैसे दिखने वाले प्राणी आधे पेड़ और आधे इंसान लग रहे थे। लिवाय और ड्रासा तुरंत अपनी गन्स निकालते हैं और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी तरह से वापस अपने टॉवर्स पर जाना चाहते थे, लेकिन ड्रासा नीचे आते वक्त अपनी वह डिवाइस खो चुकी थी जो उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर खींच सकती थी। मजबूरन उन्हें इस रहस्यमयी घाटी के अंदर और आगे बढ़ना पड़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। पहले जो धुंध पीले रंग की थी वो अब नीली होने लगती है। जल्द ही उन्हें एक पुरानी साइंटिफिक फैसिलिटी दिखाई देती है जो कभी एक वैज्ञानिक ही थी, वही वैज्ञानिक जिसने पहला बम बनाया था। इस फैसिलिटी के आसपास एक पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ वीरानी और खतरा था। वे दोनों खुद को बचाने के लिए एक चर्च में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी खतरा कम नहीं था। वहां विशाल मकड़ियां थी जिनके मुंह इंसानों जैसे थे और उनके लंबे लंबे खतरनाक दांत थे। अचानक वे मकड़ियां उन पर हमला कर देती हैं। किसी तरह वे उन्हें मारकर वहां से भागते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी में जा घुसते हैं। इस जगह का माहौल किसी लैब जैसा था। वहां उन्हें एक डीवीडी मिलती है। जब वे इसे प्ले करते हैं तो एक डॉक्टर की वीडियो चलने लगती है जो यहाँ किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी देती है। असल में ये लोग इंसानों के डीएनए पर प्रयोग कर रहे थे। वे आम इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमंस को सेना में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और इंसानों के डीएनए में बाकी जीवों के डीएनए मिल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां हर तरह के हाइब्रिड बनने लगे। कुछ इंसान जो पेड़ों की तरह दिखते थे, कुछ पेड़ जो इंसानों की तरह चल सकते थे और बोल सकते थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में भी इंसानी और पौधों का डीएनए मिक्स हो गया था। लिवाय और ड्रासा आगे जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें एक एडवांस कंप्यूटर मिलता है। जब वे इसे ऑन करते हैं तो कई और बड़े राज खुलते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक गुप्त कंपनी इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के पीछे थी। इस कंपनी ने एक ऐसी मिसाइल भी बनाई थी जो फटने के बाद 4 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकती थी। लिवाय को अब समझ आने लगता है कि जब उसके सीनियर्स ने उसे किसी सायरन के बजने पर 4 किलोमीटर दूर भागने को कहा था तो वे इसी मिसाइल के फटने की बात कर रहे थे। ये वही मिसाइल थी जिसके कारण ये पूरी जगह तबाह हुई थी। वे दोनों जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के पीछे किसी सरकार का हाथ नहीं था, न तो रूस की सरकार का और न ही अमेरिका की। ये सब मिस पार्थो नाम की एक गुप्त संस्था का काम था। ये संस्था अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से छिपाने के लिए ड्रासा और लिवाय जैसे सोल्जर्स को ईस्ट और वेस्ट ओवर पर हायर करती थी ताकि वे घाटी में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारकर दुनिया को इन रहस्यों से दूर रख सकें। अब जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी तो उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई, लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। यही नहीं, वे उनके खोए हुए हथियारों का बैग भी उनके सामने लाकर रख देते हैं। ये किसी चाल का हिस्सा भी हो सकता था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ड्रासा जैसे ही बैग लेने के लिए आगे बढ़ती है, एक क्रिएचर उसके पैर को पकड़कर उसे एक और डरावनी जगह पर खींच लेता है जो पूरी तरह से लाल धुंध में घिरी हुई थी। ये जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लिवाय उसे बचाने के लिए पीछे आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ड्रासा कहाँ गई। उधर ड्रासा को एक पेड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने उल्टा लटका रखा था। यह कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि पहले इसी फैसिलिटी में काम करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था बीशो। बीशो ड्रासा के डीएनए की जांच करता है और बताता है कि यहाँ गिरने के बाद अगर कोई इंसान 5 दिन तक जिंदा रहे तो वो भी हाइब्रिड क्रिएचर में बदल जाता है। ड्रासा को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो किसी नुकीली चीज से उस दरख्त जैसे इंसान पर हमला करती है, लेकिन उसे मार पाना लगभग नामुमकिन था। वो खुद को ऑक्सीजन से भी जिंदा रख सकता था और कार्बन डाइऑक्साइड से भी। तभी अचानक लिवाय वहां पहुंच जाता है
और दूर से ही गोली चला देता है। फिर वो आग लाकर बीशों के जड़ों को जला देता है, जिससे वे दोनों वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहां से बाहर निकलना अब भी आसान नहीं था। उनके सामने एक अजीब जाल फैला हुआ था, जो ह्यूमन और प्लांट के डीएनए से बना था। ये जाल जड़ों और इंसानी अंगों का मिश्रण था। जैसे ही वे इसे पार करने की कोशिश करते हैं, एक प्लांट ह्यूमन हाइब्रिड उन पर हमला कर देता है। लिवाई फौरन ड्रासा को बाहर खींच लेता है और उस प्लांट को आग लगा देता है। रेड जोन में घूमते हुए उन्हें आखिरकार एक पुरानी जीप मिल जाती है। ये उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। वे तुरंत उस जीप में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। धीरे धीरे वे ब्लू जोन को पार करते हुए येलो जोन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वे अजीबोगरीब इंसान जैसे दरख्तों के हमले में फंस जाते हैं। लिवाई उनसे निपटता है, जबकि ड्रासा को एक रस्सी मिल जाती है जिससे वे ऊपर जा सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि नीचे का गैजेट टूट चुका था। ड्रासा समझदारी से जीप को उस रस्सी से बांध देती है ताकि जीप के वजन से वे ऊपर खींचे जा सके। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, मॉन्स्टर्स लगातार उनका पीछा कर रहे थे। लिवाई एक शातिर चाल चलता है। वो अपनी जेब के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर उन सभी मॉन्स्टर्स को भिगो देता है। फिर ऊपर पहुंचते ही वो फायर गन से आग लगाकर उन सभी को जला देता है। आखिरकार वे दोनों सुरक्षित अपने टॉवर्स तक वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वे पूरी सच्चाई जान चुके थे। अब ये दोनों इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वे जल्द ही इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। ड्रास लिवाई से कहती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और वहां कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। इस वक्त वे दोनों वेस्ट टावर पर थे। लिवाई ड्रास से कहता है, मैं अपने टावर पर जाऊंगा और वहां एक टाइम बम सेट कर दूंगा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए और कोई हमारे बारे में न जान सके। फिर मैं उस मिसाइल को एक्टिवेट कर दूंगा जो नीचे गॉर्ज को नष्ट कर देगी। इस तरह मिस पार्थो के सभी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो जाएंगे और दुनिया को उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपने प्लान के मुताबिक लिवाई ईस्ट टावर पर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसे मिस पार्थो का कॉल आता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि गॉर्ज में किसी ने उनके कंप्यूटर एक्टिवेट किए थे। वो लिवाई से पूछती है, क्या तुमने कंप्यूटर्स ऑन किए? लिवाई झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। मिस पार्थो समझ जाती है कि अगर लिवाई नहीं गया तो ड्रास जरूर गई होगी और अब उन्हें गॉर्ज की असली सच्चाई का पता चल चुका है। इसलिए वो फैसला करती है कि अगले दिन लिवाई और ड्रास दोनों को मरवा दिया जाएगा ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। अगले दिन लिवाई और ड्रास वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लिवाई टाइम बम एक्टिवेट करने ही वाला होता है कि तभी मिस पार्थो हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंच जाती है। लिवाई समझ जाता है कि वो उसे मारने आई है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगता है। मिस पार्थो के लोग, उसके ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। लिवाई जानता था कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे सब कुछ तबाह करना होगा। वो अपनी स्पीड कम करता है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉट मारता है। वो कई किलोमीटर दूर उस डिवाइस को शूट कर देता है जो नीचे मिसाइल से कनेक्टेड थी। डिवाइस के नष्ट होते ही मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में फटने वाली होती है। लिवाई जान बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है। दूसरी ओर ड्रास को भी पता था कि विस्फोट होने वाला है, इसलिए वह भी वहां से दूर चली जाती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ड्रास तो बम से बच जाती है, लेकिन लिवाई विस्फोट की चपेट में आकर पानी में गिर जाता है और मारा जाता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि नीचे गॉर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मिस पार्थो के खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाते हैं। ड्रास बचने के बावजूद 5 दिन तक किसी आबादी वाले इलाके में नहीं जाती। असल में उसने और लिवाई ने तय किया था कि गॉर्ज से बाहर आने के बाद वे 5 दिन तक अलग रहेंगे, ताकि अगर वे किसी वायरस की चपेट में आए हों। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।